पीएम इंटर्नशिप स्कीम, क्यों मोदी गवर्नमेंट इस स्कीम के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहा है? क्या रियलिटी में यूथ इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या 1 साल तक ज्वाइन करेंगे? क्यों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक पीएम इंटर्नशिप ऐप लॉन्च कर रहे हैं? ये स्कीम क्यों ट्रेंडिंग में है? क्या सच में हमारी कैंडिडेट को, यूथ को इस स्कीम के ऊपर फायदा होगा? क्या सच में सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग करके इंटर्नशिप कंटिन्यू कर रहे हैं? ये सारे सवाल का आंसर आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। अगर सच में आपको पीएम इंटर्नशिप करनी है, आप इस वीडियो की एंड तक बने रहिए, सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। मान लीजिए एक लड़का अपनी पढ़ाई खत्म करता है, ग्रेजुएशन जस्ट खत्म करता है और उसको अपनी घर के पास या अपने शहर के पास एक कंपनी है, वहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। बोला जाता है आप आओ हमारे पास काम करो, हम आपको मंथली कुछ फीस आपको देंगे। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको जो आप काम सीखे हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कहीं दूसरे इंडस्ट्री पे दिखाओगे या दूसरी कंपनी पे दिखाओगे, आपको अच्छी पैकेज में नौकरी मिल जाएगा। है ना बड़ी अच्छी की बात। और इसमें कंपनी को भी तो फायदा मिलेगा। कंपनी को कम पैसों में एक मैन पावर मिल गया, उसको कंपनी के बहुत सारे प्रोसेस में बहुत सारे काम वो करा सकता है ना? विन विन सिचुएशन। तो आइए जानते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। ये होता क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है, इस स्कीम के अंदर बेनिफिट क्या क्या है और क्या इंप्रूवमेंट ऐसा करने से कंपनियों को और कैंडिडेट को दोनों को फायदा हो सकता है। और एज ए कैंडिडेट आप कहाँ पे फोकस करनी चाहिए और इस स्कीम का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम होता क्या है। ये एक इंटर्नशिप स्कीम है जिसमें कोई भी 10th पास किया हुआ या 12th पास किया हुआ या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ लड़का या आईटीआई किया हुआ लड़का या लड़की को ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलता है। हर कंपनी पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पीएम इंटर्नशिप पोर्टल में अपॉर्चुनिटी पोस्टिंग करते हैं उनके कैपेसिटी के हिसाब से, और वहाँ पे जाके ये जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम 3 या 4 कंपनी कैंडिडेट को जो कंपनी सूटेबल है वो वहाँ पे जाके काम करेगा, 1 साल तक काम करेगा। 1 साल के बाद उसको इंटर्नशिप खत्म किया है करके एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। और इस इंटर्नशिप के पीरियड पे हर महीने उसको कुछ पैसा मिलता है एज ए इंटर्नशिप फीस। इसमें कौन कौन एलिजिबल है? इसमें मैं जैसे बताया, कोई भी लड़का या लड़की कैंडिडेट कह लीजिए जो 10th पास किया है या 12th पास किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आईटीआई किया है, वो लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। और हर एक इंडस्ट्री में जो जो प्रोफेशन चाहिए, जो जो काम चाहिए, वो सारा काम इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग मेडिकल फैसिलिटी। अगर आप कंपनियों में OHC है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है या इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल है, वहाँ पे फार्मेसी की ज़रूरत होता है, वहाँ पे नर्स की ज़रूरत होता है, वो सारे स्ट्रीम या सारे प्रोफेशन वहाँ पे मेंशन हुआ रहेगा। और ये जो कैंडिडेट हैं वो जाएंगे, हर डिपार्टमेंट में काम करेंगे, 1 साल तक कंटिन्यूसली काम करेंगे। उनको जो भी स्किल उसमें डेवलप होगा वो उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे वो मेंशन रहेगा, वो आगे चल के ये स्किल उनके काम पे आ सकता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। पहले एक कैंडिडेट को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलेगा या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा। जब हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं या एकेडमिक पढ़ाई खत्म करते हैं, वो थियोरिटिकल होता है, बहुत सारे चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, आंखों देखा नहीं होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं उसको हम महसूस करते हैं, उस प्रोसेस के ऊपर उसको आँख से देखते हैं, फील करते हैं, उस मुसीबत में रहते हैं, उस डिफिकल्टीज में रहते हैं। इसको जब हम अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस इंसान को या कोई भी पढ़े लिखे कैंडिडेट को बहुत
स्ट्रांग बनाता है, डायनामिक बनाता है, वल्नरेबल से स्ट्रेंथ की ओर लेके जाता है। ये जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जनरली मिलता नहीं है। अगर आप पढ़ाई खत्म किए हैं, एक 10th 12th या ग्रेजुएशन हुआ लड़का या लड़की को ये अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। आपको बीटेक करना पड़ेगा, आपको एमबीए करने पड़ेंगे, आपको आईआईटी जाना पड़ेगा, आईआईएम जाना पड़ेगा। ये बड़े मोटे मोटे कोर्स करने के बाद उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू वगैरह खत्म करने के बाद उनका ज्वाइनिंग होता है, उनको पगार मिलता है, वो काम करते हैं, तभी जाके एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लेकिन इस स्कीम के अंदर आप सिंपली अप्लाई करो, कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ कंपनी करते हैं जनरली अपने प्रोसेस के लिए, लेकिन इसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। जो कैंडिडेट नज़दीक में है या एज ए कैंडिडेट आपको जो कंपनी पास पड़ रहा है, आप उसमें जाइए, इंटर्नशिप खत्म कीजिए, आपको बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए एक कैंडिडेट इंटर्नशिप में है, वो सच में बहुत हार्ड वर्किंग है या सच में उसकी बिहेवियर बहुत अच्छी है, वो काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। जब ये सब कर रहा है, एक इंटर्न कंपनी का सीनियर लीडर या सीनियर मैनेजर उसको ऑब्जर्व करता है और उसकी बिहेवियर या वर्किंग स्टाइल उसको बहुत अच्छा लगता है। 6 महीना 10 महीना खत्म होने के बाद उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है करके एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी तो नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपकी बिहेवियर बहुत अच्छा रखते हो और काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंटर्नशिप फीस, अगर आप काम करते हो, आपको हमें जिस समय आप इंटर्नशिप पीरियड में हो, आपको एक नॉमिनल फीस मिलता है। एक्चुअली फीस इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। इस स्कीम के हिसाब से पहले ज्वाइनिंग के बाद 6,000 रुपया मिलता है और उसके बाद हर महीने 5,000 रुपया मिलता है, जिसमें से 4,500 रुपया गवर्नमेंट देता है या 500 रुपीस कंपनी देता है उसके CSR फंड से। तो अगर देखा जाए ये बेनिफिट नहीं है। आजकल 5,000 रुपये में होता क्या है, और यहाँ पे मैं बता दूं, इस फीस के अलावा और कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। कंपनियों का कोई भी इंश्योरेंस आपको मिलता नहीं है। आप एक इंटर्न हो, आप एक एम्प्लॉय नहीं हो। तो अगर देखा जाए 5,000 रुपये में आजकल होता क्या है, आप कहीं पे हाउस रेंट दे के भी रहोगे, आपका 3,000 या 2,000 ऐसे ही चला जाएगा। बाकी 3,000 रुपये में आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। खाना पीना आना जाना सब में ये 5,000 रुपया खत्म ही हो जाएगा। तो इसमें बेटर वही होगा अगर आपकी नज़दीक, आपकी घर से या आपकी शहर से नज़दीक में एक कंपनी है या फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप घर से साइकिल से जाइए या बाइक से जाइए, जाके ये स्किल डेवलपमेंट के लिए आप 1 साल व्यतीत कर सकते हैं या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चौथा है नेटवर्क एंड कनेक्शन। जब आप पढ़ाई खत्म किए हैं, मान लीजिए आपकी कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं है, मान लीजिए आपकी कोई चाचा एमएलए नहीं है, आपकी कोई दादा कलेक्टर नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं है, बहुत सारी आपका रेफरेंस सही नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दबाव डाल के आपकी नौकरी दिला सके। लेकिन जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, आप धीरे धीरे दूसरे एम्प्लॉय के साथ बातचीत होगा, आपकी दोस्ती बढ़ेगी, आपका रिलेशन उस कंपनी का मैनेजर के साथ या उस कंपनी का यूनिट हेड के साथ या उस कंपनी का HR हेड के साथ या अलग अलग डिपार्टमेंट के HOD के साथ जब बढ़ेगा, तो ये आपकी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। भले ही आपको उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी रिलेशन अच्छी है, उन सीनियर लीडर लोग आपको कहीं ना कहीं बातचीत करके सेट करा देंगे, अगर आपकी काम करने का तरीका या आपकी बिहेवियर अच्छी हो तो। और ये काफ़ी फायदेमंद होता है। एक लड़का या लड़की जिसके घर पे कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है और वो सिंपल पढ़ाई ख़त्म करके घर पे बैठा हुआ है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो उस परिस्थिति में, उस केस में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑप्ट करता है और वहाँ पे जाके बहुत मेहनत करता है और लाइमलाइट पे आते हैं, दूसरों की नज़र में आते हैं और दूसरे लोग उसको रेफर करते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इंटर्नशिप स्कीम के बारे में जानने के बाद अभी जानते हैं रियलिटी क्या है, सच में अभी हो क्या रहा है इस स्कीम के अंदर। कोई भी प्राइवेट कंपनी स्कीम को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्राइव कर रहे हैं, सबको पता है। और
इस कारण जो भी हमारे देश की PSU है इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और भर भर के इंटर्न अपनी कंपनी के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं या उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी इसको ओन नहीं करता है। एक प्राइवेट कंपनी को ये लगता है मेरा मैन पावर बढ़ जाएगा और मुझे बहुत सारी लायबिलिटीज आ जाएंगे। एक मैन पावर को अपनी कंपनी के अंदर रखना, इसका ये मतलब नहीं है खाली उसको सैलरी देना पड़ेगा। जब एक मैन पावर या एम्प्लॉई कंपनी के अंदर आता है, बहुत सारे लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं। उसके गाड़ी के खर्चे, उसके खाने का खर्चा, वो जिस कंप्यूटर पे बैठेगा उसका खर्चा, उसको बैठाने के लिए डेस्क चाहिए, जितने समय तक वो फैक्ट्री के अंदर रहेगा उसको चाय चाहिए, उसको कॉफी चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए। उस आदमी रहने से इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, पानी के बिल भर सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को रखने से पहले ये सारे हिसाब किताब होते हैं। जनरली हम ये मानते हैं एक कंपनी सिर्फ सैलरी दे रही है, लेकिन कंपनी सैलरी देने के बावजूद बहुत सारे ऐसे खर्चे देती है एम्प्लॉय के ऊपर या एक मैन पावर के ऊपर। इसीलिए जनरली कोई भी प्राइवेट कंपनी एक्स्ट्रा मैन पावर ओन करना नहीं चाहता है। दूसरा है, एक इंटर्न जब एक अपॉर्चुनिटी देखता है, सबसे पहला माइंडसेट उसका क्या होता है? पैसा। इसमें से भले ही उसको सीखने को मिलेगा इंटर्नशिप पीरियड में, लेकिन पहला जो हमारे माइंड पे या किसी भी कैंडिडेट की माइंड पे स्ट्राइक करता है, पैसा कितना मिलेगा। और 6000 सुन के उसका मन खटका जाता है, 6000 में आखिर होगा क्या मेरा। और जब एक इंटर्न अपना सारे काम साइड करके एक साल किसी कंपनी के अंदर जाएगा, उसको ये पता नहीं काम सीखेगा या नहीं सीख पाएगा। मे भी कंपनी के पॉलिटिक्स के कारण या उसकी अंदरूनी राजनीति के कारण उसको काम सीखने ही ना मिले, उसको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको पता नहीं होगा, लेकिन मिलेगा 6000। यहाँ पे वो 15-20 हज़ार कहीं पे नौकरी उसके हाथ से छूट जाएगा। ये सोच के बहुत सारे कैंडिडेट अपने आप को पहले अनरोल कर लेते हैं, 6000 रुपया अपने अकाउंट पर ले लेते हैं और उसके बाद आते ही नहीं। और दूसरी ओर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर प्रेशर डालता रहता है। कितने कैंडिडेट है, बहुत सारे ऐसे कंपनी CII हो गया, फिक्की हो गए, वो अलग अलग रीजन को पकड़ के रखे हैं और हर कंपनी के HR को या जो भी स्पोक पर्सन है उनके ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं। आपके कंपनी में कितना कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, उनको फ़ोन करो, उनके क्या इश्यूज है उनको समझो, उनके पास जाओ, उनको और अपॉर्चुनिटी ऑफर करो और अपॉर्चुनिटी पोस्टिंग करो। जबकि रियलिटी ये है, कैंडिडेट को उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं मैं क्या सीखने वाला हूँ। और दूसरा पैसा, उतने पैसे में वो अपना गुजारा कैसे करेगा। और तीसरा पॉइंट यही है, उतने पैसों में वो सरवाइव कैसे करेगा। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसके गांव के पास कोई भी कंपनी नहीं है, वो चाहता है इंटर्नशिप करे, लेकिन उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा, वहाँ पे खाना पड़ेगा, और ये 6000 में पॉसिबल ही नहीं है। जब ये सारे गणित उसके दिमाग में चलता है, आखिर में एक सवाल आता है, मैं इतना मेहनत करके 1 साल बिताने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्या मेरा ये एक्सपीरियंस किसी दूसरे कंपनी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। वहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जाके खड़ा हो जाता है। मान लीजिए मैं एक कंपनी में गया, वहाँ पे काम किया, 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत किया। इंटर्नशिप जब मेरा ख़त्म हो गया, मेरा टेन्योर पीरियड क्लोज हो गया, मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर मिल गया। जब उस एक्सपीरियंस लेटर की बेसिस पे कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करूं, वो कंपनी बोलता है ये एक्सपीरियंस कुछ काम का है नहीं, हमको MBA चाहिए, हमको IIM चाहिए, IIT चाहिए, ये एक्सपीरियंस कुछ काम का है नहीं। उसका क्या? जब ये सारे सवाल कोई भी कैंडिडेट की मन में आता है, वो अपने आप को पीछे खींच लेता है। उसको यही लगता है अगर मैं थोड़ी देर और कोशिश कर लूँ, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। और इंडिया में और एक माइंडसेट है, गवर्नमेंट नौकरी। जो 1 साल में मैं इंटर्नशिप जाके करूँगा, अगर उस 1 साल में मैं कंपटीशन की तैयारी करूँ, बैंक, SSC, UPSC ये सब की तैयारी करूँ, छोटा मोटा नौकरी मुझे मिल जाएगा। ये सारी कसमें कैंडिडेट आते ही नहीं हैं। अगर आते हैं, पहला TBT लेके वो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। अब जानते हैं इसको और थोड़े बेटर कैसे हो सकता है और गवर्नमेंट इसको बेटर कैसे कर सकता है। सबसे पहला, ये जो पैसा है, इंटर्नशिप फीस है, इसको थोड़ा और अगर
कैलकुलेशन के हिसाब से एक नॉर्मल जनरलाइज करके इसकी कैलकुलेशन करके एचआरए का खर्चा इतना हो सकता है, खाने का खर्चा इतना हो सकता है, आने जाने का खर्चा इतना हो सकता है। अगर ये सब ध्यान में रखते हुए एक अच्छा इंटर्नशिप फीस बनाया जाए तो शायद कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो सकता है। दूसरा है, किसी ने अगर अप्रेंटिस किया है, अप्रेंटिस का पोर्टल देखा है, एक ही पोर्टल में सब रहते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी पोस्टिंग रहता है, उसमें सुपरवाइजर मैप रहता है, उसमें मैनेजर मैप रहता है, उसी में से ही उनको उनकी बैंक अकाउंट को पैसा डिलीवर होता है। सारे चीजें एक ही पोर्टल में रहता है और जो भी व्यक्ति है, स्पोक पर्सन है, कंट्रोल करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए इजी हो जाता है। लेकिन ईएम इंटर्नशिप पोर्टल को बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। पोर्टल में अंग्रेजी समझना शायद इजी है, समझ में आ जाता है कैसे क्या क्या करना है, लेकिन इसमें सुपरवाइजर के लिए एक अलग पोर्टल है, एचआर ऑफिसर या एचआर मैनेजर के लिए एक अलग पोर्टल है, इसमें नोडल ऑफिसर के लिए अलग पोर्टल है, इसमें कंपनी का जो एडमिन राइट्स है उसके अलग पोर्टल है। तो एक ही व्यक्ति इसको ऑपरेट नहीं कर सकता, अलग अलग व्यक्ति चाहिए या अलग अलग आईडी पासवर्ड चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, जिसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन होता है और बहुत सारे केओस भी होता है। हर किसी का थॉट अलाइन नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सारे टाइम भी लगते हैं और मैनेज करने में बहुत दिक्कत भी होते हैं। अगर उसको एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आया जाए तो इसमें बेनिफिट हो सकता है या बेटर इसमें हो सकती है। तीसरा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को हर कंपनी में कंसीडर करना मैंडेटरी करनी चाहिए। मान लीजिए भले ही थोड़े कम पैसा मिले, लेकिन अगर कैंडिडेट को ये तसल्ली हो जाए, उसके दिमाग में ये समझ में आ जाए कि मैं जो 1 साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसमें से जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है उसकी सही मायने में आगे चल के मैं इसको इस डॉक्यूमेंट को दिखा के या इस एक्सपीरियंस लेटर को दिखा के नौकरी मिल सके, उसको एक अच्छी सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि वो दिखा के कहीं पे नौकरी उसको मिल सके। अगर ये गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है, भले ही उसको इंटर्नशिप फीस कम मिले लेकिन जरूर करेगा। 1 साल करिए या 2 साल करिए, फर्क नहीं पड़ता है। जब उसको तसल्ली हो जाती है, गारंटी मिल जाती है, सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है और इसको दिखा के आप कहीं पे भी नौकरी ले सकते हो और कोई कंपनी इसको डिनाई नहीं कर सकता। तब कैंडिडेट आना चालू हो जाएंगे। जो रियलिटी है वो तो रहेगा ही। एज ए कैंडिडेट आपको कहाँ पे फोकस करनी चाहिए? मेरे हिसाब से एज ए कैंडिडेट आपको क्या मिल रहा है उसके ऊपर फोकस ना करके आप क्या बनोगे उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। भले ही आज आपको 6,000 मिल रहा है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, काम सीखोगे, कंपनियों के प्रोसेस जानोगे तो ये आगे चल के आपको फायदा हो सकता है। जनरली जो हम एकेडमिक्स खत्म करते हैं, बाहर मार्केट में रहते हैं, फैक्ट्री या इंडस्ट्री ऑफिस कल्चर हमको मिलता नहीं है। सिस्टम में कैसे काम होता है या सेफ्टी कैसे फॉलो होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगती है, जीएसटी की क्या रोल है, सिक्योरिटी की क्या रोल है, एचआर की क्या रोल है, अलग अलग केमिकल को प्रोसेस करने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें सेफ्टी का क्या रोल है, अलग अलग मशीन जब बनता है उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की क्या रोल है, उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की क्या रोल है, कैसे सिस्टम एसओपी क्या होती है, 5S क्या होता है, WCM क्या होती है, 6 सिग्मा क्या होती है, ऐसे कौन से टेक्निक कंपनी के अंदर यूज होता है, वो पढ़ाई के समय हमको मिलता ही नहीं है। जब हम बाहर रहते हैं, सेफ्टी कैसे होती है, सेफ्टी वॉक क्या होता है, सेफ्टी ड्राइव क्या होती है, लीडरशिप मीटिंग कैसे होती है, कॉर्पोरेट विजिट कैसे होती है, वर्कर की यूनियन कैसे होते हैं, वो कैसे स्ट्राइक होती है, लोअर मैनेजमेंट का क्या रोल है, हायर मैनेजमेंट का क्या रोल है, ये सारे समीकरण बाहर जो फैक्ट्री के बाहर है या इंडस्ट्री के बाहर है, कंपनी के बाहर है, उसको पता ही नहीं चलता है। जब आप कंपनी के अंदर आओगे, ये सारे सिनेरियो आप देखोगे, आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंडस्ट्री कल्चर ऐसे होती है और इसमें मेरा स्ट्रेंथ ये है और थोड़ा मेहनत करके काम सीख के मैं कहीं पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो शायद मैं इसमें क्लिक कर सकता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा है, आप आपकी पैशन ढूंढ सकते हो। मान लीजिए जब आप पढ़ाई करते हो, आप खाली थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हो, जब आप काम करोगे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे
आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप किस में पैशनेट हो। और जब आप कंपनी के अंदर घुस जाओगे, अलग अलग प्रोसेस देखोगे, अलग अलग सिस्टम देखोगे, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग फंक्शन देखोगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप उसी हिसाब से आपकी लाइफ को मोबिलाइज कर सकते हो और आपकी प्रोफेशन को उसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तीसरा है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग डायनामिक्स होती है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत अलग होता है। एक मेटल बिजनेस टेक्सटाइल बिजनेस से बहुत अलग होता है। जब आप किसी एक बिजनेस में या किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, उसके प्रोसेस समझते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेल्स, उसकी लॉजिस्टिक, उसकी मार्केटिंग, ये सारे जब आप समझते हो तो आपको ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कहीं ना कहीं आगे चल के आपकी बिजनेस में भी मदद कर सकता है या आपकी जॉब में भी मदद कर सकता है। इतना सब समझने के बाद अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है और आपके हाथ में कोई भी नौकरी नहीं है, आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो घर पे दोस्तों के साथ, अगर आपकी घर के पास एक बढ़िया सा कंपनी है, डेफिनेटली आपको वहाँ पे ज्वाइन करनी चाहिए। दिन में आप वहाँ पे काम करो और शाम को अपनी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये जो 1 साल होगा आप ऐसे ही टाइम पास होके जाने वाला था, उस पीरियड में आपको एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो सारे एक्सपोजर आप ले पाओगे, आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। भले ही उस इंटर्नशिप के कारण आपको आगे चल के अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन जब ये एक्सपोजर अपने अंदर इंटरनलाइज करोगे तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो या अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में थोड़े से ही सही कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई होप इस एपिसोड से या इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। इंटर्नशिप के बारे में सही इंफॉर्मेशन या सही आइडिया या सही नॉलेज मैं आप तक पहुंचा पाया, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे इस तरीके की कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।